हमारे चैनल पे जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, यह उसका पार्ट नंबर 2 है। आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा मात्रा में सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में सामग्री का इस्तेमाल होनिंग की प्रक्रिया में होता है, क्योंकि इसके द्वारा हम 0.1 mm तक मोटाई का पदार्थ काट सकते हैं, तथा जो होनिंग का अलाउंस हम रखते हैं 0.01 से लेकर 0.02 मिलीमीटर तक होलिंग अलाउंस को रखा जाता है, तथा हम इसके द्वारा 0.1 mm मोटाई तक पदार्थ को काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, की सहायता से बाहरी थ्रेड को काटा जाता है। तो हम डाई की सहायता से बाहरी थ्रेड को काटते हैं, तथा आंतरिक चूड़ी काटनी हो तो हम टैप का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनल थ्रेड काटने के लिए टैप, तथा एक्सटर्नल थ्रेड अगर काटना हो तो डाई का इस्तेमाल करते हैं। तथा जो डाई होती है वह हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। एक मानक ड्रिल मोर्स टेपर संख् का टेपर कितना होता है? तो एक मानक ड्रिल मोर्स में टेपर संख् का टेपर 1/20 होता है, तथा ड्रिल का जो मोर्स टेपर होता है वह MT0 से MT4 तक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बहुमात्रा उत्पादन में किसका उपयोग वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए किया जाता है? यानी कि मास प्रोडक्शन में किसका उपयोग हम अपने वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए करेंगे? तो हम उसका फिक्चर का उपयोग मास प्रोडक्शन में जॉब को क्लैंप करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इस पर मिलिंग, शेपिंग, प्लेनिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग, स्लॉटिंग आदि ऑपरेशन को वर्कपीस क्लैंप करके आसानी से किया जा सकता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ड्रिलिंग के बाद कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो ड्रिलिंग के बाद हम रिमिंग करते हैं, क्योंकि रिमिंग के द्वारा ही हमें फिनिशिंग प्राप्त होती है। तथा परिशुद्ध करने के लिए पहले लैपिंग, रिपिंग तथा बोरिंग होती है। इसके सहायता से हमें जब रिमिंग करेंगे तो हमें परिशुद्धता प्राप्त होगी, तथा छिद्र की सफाई हो जाएगी। इसमें बहुत कम मात्रा में मटेरियल हटता है, तथा डाया में बहुत हल्की सी वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, नाइफ एज रेती के क्रॉस सेक्शन का कोण कितना डिग्री होता है? तो नाइफ एज रेती के क्रॉस सेक्शन का कोण 30 डिग्री होता है। यह जो नाइफ एज होती है यह चाकू के आकार की एक फाइल होती है, जिसकी चौड़ाई और मोटाई में यह टेपर होती है। इसका प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ 30 डिग्री से कम जॉब को बनाने तथा फाइल करने की आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादातर ग्रूव तथा स्लॉट के कोने को साफ करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाइप वाइज पाइप को पकड़ती है। तो पाइप वाइज पाइप को 4 बिंदुओं पर पकड़ती है। इसमें जिसका जो भी आकार में होता है वो 90 डिग्री के कोण पे बना होता है, तथा इसे हम प्लम्बर वाइस या पाइप वाइस कहते हैं। यह वाइस जो होती है जॉब को काफ़ी मजबूती से तथा अच्छी तरह से ग्रिप करती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्न में से कौन सा अर्ध अस्थाई स्नेहक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस जो होता है वह अर्ध अस्थाई स्नेहक में आता है, ग्रीस।
इसकी विस्कासिटी जो होती है तेल की अपेक्षा अधिक होती है। जो ग्रीस प्रायः निम्न प्रकार के होते हैं: सोडियम बेस ग्रीस, इसका उपयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ मशीन अधिक स्पीड पर चलती हो। दूसरा होता है कैल्शियम बेस ग्रीस, इसका प्रयोग जहाँ मशीन कम स्पीड पर चलती है वहाँ करते हैं। तीसरा होता है एल्युमिनियम बेस ग्रीस, इसका प्रयोग स्लाइड करने वाले फ्लैट सरफेसों पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, यदि बियरिंग को बाह्य रूप से मजबूत करना हो तो कौन सी पद्धति अपनानी पड़ती है? बियरिंग को बाह्य रूप से मजबूत करने के लिए हमें कार्बोराइजिंग प्रक्रिया करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें कार्बोराइजिंग की प्रक्रिया में कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है, जिससे बाह्य परत या उसका बाह्य आवरण कठोर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, स्पार्क के पैसेज से पूर्व इंजन के अंदर कतिपय गर्म सतह द्वारा चार्ज के प्रज्वलन को क्या कहते हैं? तो उसे हम पूर्व प्रज्वलन की क्रिया कहते हैं। इसका मतलब कि सेल्फ इग्निशन। जब सिलेंडर के मध्य चार्ज को कंप्रेस किया जाता है तो उसके तापमान और दाब में वृद्धि होती है। यही जो होता है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तथा स्वयं जलने लगता है। यही प्रक्रिया प्री इग्निशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, मशीन को ओवरहालिंग करते समय जब पार्टों को खोला जाता है तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा, खोले गए पार्टों को असेंबल करते समय कठिनाई न आए इसके लिए पार्टों पर चिन्हन लगाना चाहिए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटता है फिर धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि जल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल में असामान्य प्रसार देखने के लिए मिलता है। जब हम जल को गर्म करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस से -4 डिग्री सेल्सियस तक उसका आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है, जबकि जब 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करने पर जल का आयतन बढ़ता है तथा घनत्व घटने लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से पंप में से कौन सा पंप गहरे कुओं से पानी निकालने के लिए सफलतापूर्वक प्रयोग में लाया जाता है? तो यह पंप एयर लिफ्ट पंप होता है, जिसका प्रयोग गहरे कुओं से पानी निकालने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पैरों की सुरक्षा के लिए क्या पहना जाता है? तो पैरों की सुरक्षा के लिए लेदर शू को पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1 वर्ग मीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 1 वर्ग मीटर 10.764 वर्ग फीट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, एक स्केल जिसके 2 अंशांकन के बीच की दूरी उस अंशांकन के मान के समानुपातिक हो तो वह स्केल क्या कहलाता है? तो उसे हम रेखीय स्केल कहते हैं। रेखीय स्केल एक रेखीय पैमाने पर एक लाइन होता है जो बराबर भागों में बांट दिया जाता है। यदि हम नक्शे पर किसी विशेष दूरी तथा पृथ्वी पर वास्तविक दूरी के बीच रिश्ते को दिखाने के लिए नक्शे का हम प्रयोग किया जाता है तथा रेखीय पैमाने पर भी एक बार पैमाने पर फट्ठी या ग्राफिक पैमाना भी इसे हम कह सकते हैं। अगला है, ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थंबल डिवीजन का मान कितना होता है? तो ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर में एक थंबल डिवीजन का मान 1/1000 इंच या इसको हम कह सकते हैं 0.001 इंच होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, इसका मिलान करना है। मोटी चादरों को
जोड़ से निर्मित 18 है, या इसका ऑप्शन इधर दिया हुआ है। मोटी चादर से जोड़ निर्मित करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दरार। फिर दूसरा पूछा है संपूर्ण लंबाई में सतत वेल्डिंग यानी कंटिन्यूअस वेल्डिंग करना है, तो वेल्डिंग का प्रकार हो जाएगा तीसरा आबंधन। पतली चादर में वेल्डिंग करने हेतु उत्क्रम ध्रुवता पहला, वेल्डिंग की संपूर्ण सामर्थ्य यानी उचित धारा निर्मित करने हेतु इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, एक अनुभागीय आयाम बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम अपसेटिंग प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि अपसेटिंग प्रोसेस में हम लंबाई को कम करके उसकी चौड़ाई को बढ़ाते हैं, तथा इसी के विपरीत प्रोसेस जो होता है वह ड्राइंग आउट होता है, उसमें लंबाई को इसी के सेम विपरीत हो जाता है, क्योंकि अपसेटिंग प्रोसेस में हम लंबाई को कम करके चौड़ाई को बढ़ाते हैं, तो इसी के विपरीत ड्राइंग आउट की प्रक्रिया हो जाएगी। ड्राइंग आउट में उसमें लंबाई बढ़ेगी और अनुप्रस्थ काट कम होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से ऊष्मा उपचार का उद्देश्य कौन सा है? हीट ट्रीटमेंट हम कठोरता और तन्य शक्ति में वृद्धि करने के लिए हम ऊष्मा उपचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अनिलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो स्टील के कठोर पार्टों को मशीनन योग्य बनाने के लिए तथा उसे नर्म करने के लिए हम अनिलिंग करते हैं। तो स्टील के द्वारा स्टील को नर्म करना ही अनिलिंग कहलाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टील को नर्म करना। तथा इसका उद्देश्य होता है नर्म करने के लिए, मशीनेबिलिटी का गुण बढ़ाने के लिए तथा डक्टिलिटी का गुण बढ़ाने के लिए, ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए तथा इंटरनल स्ट्रेच यानी कि आंतरिक खिंचाव को दूर करने के लिए हम अनिलिंग करते हैं। अगर कार्बन की परसेंटेज 0.1 से कम है, 0.1 से कम है, तो अनिलिंग का जो टेम्परेचर होगा वह 875 से 925 डिग्री सेल्सियस तक होगा। अगर कार्बन का परसेंटेज 0.1 से 0.25 तक है, तो अनिलिंग का जो हम टेम्परेचर रखेंगे 840 से लेकर 940 डिग्री सेल्सियस तक रखेंगे। अगर कार्बन का परसेंटेज 0.3 से 0.4 तक है, नहीं 0.5 तक है, तो हम अनिलिंग टेम्परेचर 815 से 840 डिग्री सेल्सियस तक रखेंगे। अगर कार्बन का परसेंटेज 0.5 से 0.9% तक है, तो अनिलिंग टेम्परेचर 780 से 810 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। अगर कार्बन का परसेंटेज 0.9 से लेकर 1.3 तक है, तो अनिलिंग का जो टेम्परेचर होगा वह 760 डिग्री सेल्सियस से 780 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। अगला देखेंगे, इसको मिलाना है, तो पहला है खराद का वह भाग जो कैरेज का यंत्र विन्यास रखता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो एप्रन जो होता है वह खराद का कैरेज को मैकेनिज्म में रखता है। क्वेश्चन नंबर इसके बीच जो दिया है जो गाइड को रोकता है तथा लंबाई के अनुदिश चलता है वह कैरेज होता है। तीसरा है वह भाग जो टूल पोस्ट रखता है, तो कंपाउंड स्लाइड पे हम टूल पोस्ट को रखते हैं। चौथा है
कटिंग भाग को कंपाउंड स्लाइड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फीड यंत्र विन्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 में दिया हुआ है कि पहिए की कठोरता किसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वर्णमाला के अक्षर के द्वारा हम ग्राइंडिंग व्हील की कठोरता को बताते हैं। जैसे अगर दिया हुआ है कि 200 गुणे 30 गुणे 70 ए 46 यल 6V, जो तब यह बताता है कि पहिए का जो व्यास है वह 200 mm है, पहिए का व्यास 200 mm तथा 30 mm पहिए की मोटाई है तथा 70 mm उस छिद्र का व्यास है, यानी ग्राइंडिंग व्हील का व्यास है। ए एब्रेसिव कण बताता है, ए यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, सी सिलिकॉन कार्बाइड को बताता है। उसी प्रकार से 46 उसके कणों का ग्रिट बताता है तथा यल उसका बॉन्ड का ग्रेड तथा स्ट्रक्चर क्षय को बताता है तथा वी बॉन्ड यानी कि यह विट्रीफाइड बॉन्ड है जिसे हम कचित बंद कहते हैं। अगला है सामान उठाने के लिए सर्वश्रेष्ठ टाई रस्सियाँ हैं, तो यह मनीला रस्सियाँ होती हैं, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा फास्टनर अर्ध अस्थाई है, अर्ध अस्थाई पूछा हुआ है, तो रिवेटिंग जो होता है वह अर्ध अस्थाई में आता है। रिवेटिंग, क्योंकि इसे आसानी से हम अलग नहीं किया जा सकता है तथा जो अस्थाई के अंतर्गत आता है बेल्डिंग आता है तथा अस्थाई के अंतर्गत नट और बोल्ट आता है तथा जो अर्ध अस्थाई पूछा गया है तो उसका आंसर रिवेटिंग हो जाएगा, क्योंकि हम इसे आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा हुआ है, BIS के अनुसार होल कितने होते हैं, होल कुल होल बनते हैं, तो BIS के अनुसार कुल होल 450 होते हैं। अगर यहीं आपसे पूछा जाए कि BIS के अनुसार शाफ्ट और होल कितने प्रकार के होते हैं, तो वह 25 प्रकार के होते हैं। अगर वही पूछेगा जब कुल कितने होल बनते हैं, तो उसका आंसर 450 हो जाएगा, होल पूछे या शाफ्ट पूछे। जब पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं, तो वह 25 प्रकार के होते हैं। तथा BIS के अनुसार अगर टॉलरेंस पूछे तो वह 18 प्रकार के होते हैं। जबकि वहीं BSI के अनुसार अगर पूछे, BSI के अनुसार शाफ्ट और होल की संख्या 21 होती है तथा टॉलरेंस का ग्रेड जो होता है 18 होता है। तथा ISO के अनुसार जो शाफ्ट और होल होते हैं वह 28 प्रकार के होते हैं ISO के अनुसार, तथा टॉलरेंस का ग्रेड 18 होता है। इसमें BIS के अनुसार पूछा गया है कुल होल बनते हैं, तो वह 450 बनते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, मल्टी स्टार्ट थ्रेड में लीड के समान होता है। मल्टी स्टार्ट थ्रेड में पिच गुणे चालू होने की संख्या यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मल्टी स्टार्ट थ्रेड में जो लीड होती है पिच गुणे चालू होने की संख्या के बराबर होती है। फ्लक्स निम्न में से किस में नहीं आता है, तो फ्लक्स पाउडर में होता है, द्रव में होता है, लेई में होता है, लेकिन गैस के रूप में फ्लक्स नहीं होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, किस व्यास तक के पाइप साधारणतः हस्त उपकरणों को
से ठंडी अवस्था में मोड़े जा सकते हैं तो वह 30 से 40 mm तक के पाइप को हम हस्त उपकरणों की सहायता से आसानी से ठंडी अवस्था में मोड़ सकते हैं तथा पाइपों को विभिन्न कोणों पर मोड़ने के लिए हम बेंडिंग मशीन तथा बेंडिंग फिक्सचर का उपयोग करते हैं। होनिंग विधि में स्पिंडल का मूवमेंट कैसा होता है? तो होनिंग मशीन में जो स्पिंडल का मूवमेंट होता है वह वर्टिकल में तथा रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो हम सोनार का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, इसका पूरा नाम होता है। इसका उपयोग हम महासागरों में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता से वह कितना गहरा है उसकी स्थिति को हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। एक 3.2 से 6.4 mm ड्रिल आकार हेतु सही फीड क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसका सही फीड 0.05 से लेके 0.1 तक होता है। फीड जो होता है एक चक्कर में ड्रिल द्वारा कार्य में बढ़ी गई दूरी फीड होता है। फीड को हम mm प्रति रिवॉल्यूशन में व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। निम्नलिखित में से इसका प्रयोग वर्कपीस को पकड़ने व टूल को गाइड करने के लिए होता है। तो जिग होता है, क्योंकि जिग जो होता है होल्डिंग और लोकेटिंग डिवाइस होता है तथा यह होल्ड और लोकेट करने के साथ साथ टूल को गाइड भी करता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। ड्रिल किए गए सुराख को फिनिशिंग किस टूल द्वारा किया जाता है? तो हम इसका रिमर के द्वारा ड्रिल के बाद हम रिमर की सहायता से ड्रिल की फिनिशिंग करते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। हैंड फाइल कैसी होती है? हैंड फाइल के आकार के बारे में बताना है। तो यह चौड़ाई में समानांतर तथा मोटाई में टेपर होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। ए ग्रेड का 50 mm भी ब्लॉक जो 50 से 40 mm व्यास के कार्यखंड को पकड़ सकता है वह क्या कहलाएगा? तो उसे हम ऑप्शन जो बी में दिया हुआ है इस प्रकार डिनोट करेंगे। भी ब्लॉक 50/5 40 ए, क्योंकि ए ग्रेड का 50 mm लंबा भी ब्लॉक जो 50 से 40 mm व्यास के कारखंड को पकड़ सकते हैं। यह ढलवा लोहे के बनाए जाते हैं तथा इनकी जो भी सतहें होती हैं वह हार्डनिंग की हुई होती हैं। यह साफ्टों बुशों बेलनाकार अवयवों आदि को टेकने के काम में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। निम्न में से अस्थाई स्नेहक कौन सा है? तो अस्थाई स्नेहक के अंतर्गत ग्रेफाइट आता है तथा अर्ध अस्थाई की बात करेंगे तो वह उसके अंतर्गत ग्रीस आता है, क्योंकि और जो सॉलिड लुब्रिकेंट होते हैं वह माइका टेल्स बैक्स तथा सोप स्टोन इत्यादि होते हैं। बुश बियरिंग के टुकड़े हो जाने का मुख्य दोष क्या है? अगर शाफ्ट और बियरिंग के बीच क्लियरेंस अधिक होगी तो बुश बियरिंग के टुकड़े हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है। हीट इंजन का मूल रूप से उपयोग होता है। तो हीट इंजन को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, यानी कि उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। किस समय में मांग की मात्रा के उत्पादन की नीति में होती है? तो पीछा करने की नीति, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, जल का घनत्व ताप के साथ साथ परिवर्तित होता है जिससे जलीय प्राणियों को ठंडे जल में रहने में मदद मिलती है। जल का घनत्व किस ताप पर महत्तम हो जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर महत्तम हो जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, टरबाइन के फाउंडेशन में ग्राउंडिंग की जाती है तो वह लेड ग्राउंडिंग की जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, मोटर गाड़ियों में स्पार्क प्लग कब स्पार्क करता है? तो कंप्रेशन आघात के अंत में, जब कंप्रेशन स्ट्रोक की समाप्ति होती है तो वहाँ पे स्पार्क प्लग स्पार्क करता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 है, पतले वक्र एवं प्रोफाइल जिसमें क्विक बंक के लिए किस आरी का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम धनुष आरी यानी कि बो सा का प्रयोग करते हैं। इसके आधार पर इसका नाम ही धनुष आरी रखा गया है। या 20 सेंटीमीटर लंबाई में तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले ब्लेड लगाए जाते हैं। इसका प्रयोग जो किया जाता है वह बाह्य तथा आंतरिक वक्रों की कटाई में किया जाता है। आगे देखेंगे मशीन वाइज का गाइड नट जो होता है वह किसका बना होता है? तो मशीन वाइज का जो गाइड नट होता है वह गन मेटल का बना होता है। जो उसके हैंडल वाशर नट बोल्ट और पिन जो होते हैं मशीन वाइज के वह माइल्ड स्टील के बने होते हैं, जबकि फिक्स जा, मूवेबल जा तथा उसका जो आधार होता है ढलवे लोहे का बना होता है। जा प्लेट्स जो होती हैं हाई कार्बन स्टील की तथा गाइड नट जिसे बॉक्स नट भी कहते हैं गन मेटल या पीतल का बना होता है। स्प्रिंग जो होती है वह स्प्रिंग स्टील की तथा स्पिंडल जो होता है माइल्ड स्टील का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, स्टेनलेस स्टील में कटिंग के लिए कौन से कूलेंट का उपयोग किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील में हम सल्फर बेस मिनरल ऑयल का प्रयोग करते हैं, जबकि मिट्टी का जो तेल होता है उसका प्रयोग एल्युमिनियम के लिए करते हैं। तथा अगर हम कास्ट आयरन की मशीनिंग कर रहे हैं उस समय जो कूलेंट का प्रयोग होता है वह ड्राई एयर का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 है, अत्यधिक स्पीड के लिए कौन सी बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। ये जो बियरिंग होते हैं प्रायः एलॉय स्टील से बने होते हैं। इसमें शाफ्ट और बियरिंग में प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में नहीं आते, बल्कि बियरिंग और शाफ्ट के बीच में कुछ बाल्स या रोलर्स लगे होते हैं जो शाफ्ट को फ्री घुमाते हैं। इस प्रकार के बियरिंग हल्के व भारी दोनों प्रकार के लोड के लिए अधिक तथा कम स्पीड पे भी कर सकते हैं। एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के अंतर्गत बॉल बियरिंग आता है, रोलर बियरिंग, निडल रोलर बियरिंग इत्यादि बियरिंग आते हैं। तब फ्रिक्शनल बियरिंग के अंतर्गत सॉलिड बियरिंग, बुश बियरिंग इत्यादि आते हैं। क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होता है इसलिए उसका उपयोग कम किया जाता है। ज़्यादातर एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, पिस्टन अपने स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर किस चरम बिंदु तक नीचे आता है? वह बिंदु क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 48, तो सबसे नीचे वाला बिंदु BDC यानी कि बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। TDC जो होता है वह टॉप डेड सेंटर होता है। अगर कहीं पिस्टन है या अगर मूव कर रहा है तो एक टॉप डेड सेंटर होता है TDC, तथा जो सबसे निचला बिंदु होता है वह BDC यानी कि बॉटम डेड सेंटर कहते हैं।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, चार्ट के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्पादन कार्यक्रम, जो चार्ट के बारे में हमें जानकारी देता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, शीतकालीन में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जो होते हैं वह जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है तथा जो उसके अंदर जलीय जंतु रहते हैं वह आसानी से जीवित रह सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। तथा अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक होगी जिसकी सहायता से आप टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं। यह प्रतिदिन टेस्ट सीरीज कराई जाती है।